नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहले प्रसाद जी की परिचय को देखेंगे। उसके बाद इस नाटक का संक्षेप में परिचय देखेंगे। उसके बाद इस नाटक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उसे देखेंगे। फिर इस नाटक की स्त्री चेतना विमर्श को देखेंगे। उसके बाद हम इसमें नायक की अवधारणा को देखेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम इस नाटक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनाएं की। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और भावनात्मक है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का गहन चित्रण मिलता है। अगर उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो कविता में कामायनी, आंसू, लहर, नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कहानी संग्रह की बात करें तो छाया और आंधी, उपन्यास में तितली। उनकी रचनाओं में छायावाद के सौंदर्य, भावुकता और रहस्यात्मकता का अद्वितीय समन्वय है। कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है, जिसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव मनोविज्ञान और समाज का गहरा विश्लेषण है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और गहनता के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये था हमारे प्रसाद जी का परिचय। आइए अब हम इस नाटक की मुख्य घटनाओं को देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास और स्त्री स्वाभिमान के आइए अब इस नाटक में हम प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है, जो भारतीय इतिहास और स्त्री स्वाभिमान के मुद्दों को केंद्र में रखता है। इस नाटक की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। नाटक का आरंभ गुप्त काल की राजनीतिक अस्थिरता से होता है। ध्रुव स्वामिनी महाराज रामगुप्त की पत्नी है, जो कायर और नपुंसक शासक के रूप में चित्रित है। रामगुप्त विदेशी आक्रमणकारी शकराज को हराने में असफल होते हैं और अपमानजनक संधि के तहत अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने का निर्णय लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती हैं। ध्रुव स्वामिनी इस अपमानजनक संधि का विरोध करती है। यह उनके आत्मसम्मान और साहस को उजागर करता है। उनका यह विद्रोह तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके अधिकारों पर एक गंभीर सवाल उठाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त का उदय होता है। रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त, जो वीर और साहसी है, इस अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं कर पाते हैं। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को बचाने के लिए शकराज को पराजित करने की योजना बनाते हैं। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ एक स्त्री के रूप में जाते हैं। चंद्रगुप्त एक योद्धा के रूप में शक राजा का वध करते हैं, उसे मार गिराते हैं। यह घटना चंद्रगुप्त की वीरता और कुशल नेतृत्व को स्थापित करती है। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी का नया जन्म होता है। रामगुप्त की कायरता से आहत होकर ध्रुव स्वामिनी उसका परित्याग करती है। वह चंद्रगुप्त के साहस और गुणों से प्रभावित होती है और उनके साथ विवाह कर नया जीवन शुरू करती है। स्त्री स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संदेश जो इस नाटक में निहित है, वो कुछ इस प्रकार है। नाटक का सबसे प्रमुख संदेश यह है कि स्त्री केवल वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं, अधिकार और सम्मान है। ध्रुव स्वामिनी
एक चरित्र एवं स्वतंत्र और साहसी नारी का प्रतीक है जो अपनी परिस्थितियों का डटकर सामना करती है। ध्रुव स्वामिनी न केवल ऐतिहासिक नाटक है बल्कि यह स्त्री का आत्मसम्मान और अधिकारों का भी एक प्रबल स्वर प्रस्तुत करता है। इस नाटक के मुख्य संदेश की बात करें तो यह नाटक स्त्री के वस्तुकरण का विरोध करता है। इस नाटक में मुख्य पात्रों की बात करें तो वह है ध्रुव स्वामिनी जो कि स्कंदगुप्त की पुत्री है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, रामगुप्त की पत्नी है। उसके बाद है मंदाकिनी जो कि रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त की बहन है और समुद्रगुप्त की पुत्री है। उसके बाद है कोमा जो कि शकराज की पत्नी है और मिहिर देव की पुत्री है। उसके बाद चंद्रगुप्त है जो कि रामगुप्त का भाई है तथा समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है जो कि अपने राज्य के मंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सत्ता में बैठा हुआ है। उसके बाद शिखर स्वामी है जो उस राज्य का मंत्री है, पुरोहित है, राज्य के पुरोहित है। शकराज है जो कि गुप्त कुल का शत्रु है। खिंगिल है जो कि शकराज का दूत है जो संदेश लेकर आता है ध्रुव स्वामिनी को मांगने के लिए। उसके बाद मिहिर देव है जो कि शकराज के पुरोहित है और शकराज की पत्नी कोमा के पिता है। इस नाटक में कुछ गौण पात्र भी हैं जैसे सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबरा, बौना, हिजरा आदि। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य की बात करें, जिस प्रकार राज्य सत्ता, पितृ सत्ता, पुरुष सत्ता तीनों ने नारीत्व को अपमानित किया है वह इस नाटक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस नाटक के महत्वपूर्ण गुणों की बात करें तो इसमें तनाव तथा द्वंद्व का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अगर इस नाटक की भाषा की बात करें तो प्रसाद जी की अन्य नाटकों की तुलना में इस नाटक में सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद जी की अन्य नाटक जैसे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में जटिल तथा गीतात्मक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी भाषा टांगा इक्को वालों के लिए नहीं है, यानी कि वो संस्कृत निष्ठ भाषा का समर्थन करते थे, लेकिन उनके पूर्व के नाटकों में सही मंचन न हो पाने के कारण, असफल रहने के कारण उन्होंने इस नाटक में सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग किया है। यह नाटक ध्रुव स्वामिनी पारसी रंगमंच से प्रभावित है जिसमें नाटक के मंच की साजो सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रसाद जी कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होनी चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। प्रसाद जी के इस नाटक में 3 अंक है और 3 दृश्य है, यानी कि 3 क्लाइमैक्स हैं। इसमें रामगुप्त को 3 रूपों में दर्शाया गया है। एक राजा के रूप में रामगुप्त, एक पति के रूप में रामगुप्त, एक पुरुष के रूप में रामगुप्त। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी को एक आधुनिक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार प्राचीन काल में अगर हम महाभारत में देखें तो द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है, उसमें स्त्रियों की स्थिति से इस नाटक में हम स्त्रियों की तुलना कर सकते हैं। वहाँ द्रौपदी अपने खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाती है, लेकिन प्रसाद के नाटक में जब हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है, वो अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा होने वाली स्त्री है। प्रसाद ने बताया है कि किस तरह से जब एक अयोग्य राजा किसी राज्य पे शासन करता है तो कितनी नीच हरकतें कर सकता है,
किस स्तर तक गिर सकता है कि वो अपनी पत्नी को शत्रु के पास भेज सकता है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम इस नाटक की स्त्री चेतना पर बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी स्त्री चेतना का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें स्त्री के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और निर्णय लेने के अधिकार को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र उस समय की रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री चेतना की आवाज़ बनकर उभरता है। स्त्री के आत्मसम्मान। ध्रुव स्वामिनी को अपने पति रामगुप्त द्वारा शक राज के साथ संधि के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह इस निर्णय का विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहती है कि वह कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी की इच्छा के अनुसार सौंपा जा सके। उसका यह विद्रोह स्त्री के आत्मसम्मान और अधिकारों को समाज के समक्ष स्थापित करता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध। ध्रुव स्वामिनी समाज की इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करती है जो स्त्रियों को पुरुष के अधीन मानती है। वह रामगुप्त जैसे कायर पति का परित्याग करके यह सिद्ध करती हैं कि स्त्री को अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार स्वयं है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त का संबंध। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के साहस और गुणों से प्रभावित होकर उसके साथ विवाह करती है। यह दर्शाता है कि वह अपने जीवन में प्रेम और संबंधों का चुनाव अपने विवेक और भावनाओं के आधार पर कर सकती है। यह कदम समाज में उस ढांचे को चुनौती देता है जहां स्त्री को अपने पति के प्रति निष्ठा भाव निभाने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे वह कैसा भी हो। स्त्री का आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र स्त्री की आत्मनिर्णय की क्षमता को दर्शाता है। वह अपने जीवन के लिए स्वयं निर्णय लेती है और दिखाती है कि स्त्री को प्राश्रित या बलिदान करने योग्य नहीं समझा जाना चाहिए। स्त्री का साहस और नेतृत्व। ध्रुव स्वामिनी केवल एक नारी नहीं बल्कि साहस और नेतृत्व की प्रतीक है। वह अपने जीवन में अन्याय को सहने के बजाय उसका डटकर सामना करती है और समाज के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बनती है। समाज सुधार का संदेश। यह नाटक स्त्री चेतना के माध्यम से समाज सुधार का संदेश देता है। इसमें दिखाया गया है कि स्त्री को केवल पुरुष के अधीनस्थ नहीं समझा जाना चाहिए, उसे समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र स्त्री चेतना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ती है जो स्त्री को सीमित करती हैं। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से स्त्री चेतना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है और स्त्रियों को प्रेरणा दी है कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ी हों। अगर हम इस नाटक में नायक की अवधारणा को देखें तो भरत मुनि कहते हैं कि नायक वह है जिसे अंत में फल की प्राप्ति होती है। तो इस नाटक में अगर हम फल की प्राप्ति को देखें तो अंत में मुख्य रूप से ध्रुव स्वामिनी को फल की प्राप्ति होती है। उसे अपना प्रेमी मिलता है और वो अपने अधिकारों को पाती हैं। उसके बाद इसके बाद अगर किसी को अपने फल की प्राप्ति होती है तो चंद्रगुप्त को अपना अधिकार मिलता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से इस नाटक में नायक के रूप में ध्रुव स्वामिनी को देखा जा सकता है। उसके बाद चंद्रगुप्त को देखा जा सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारत दुर्दशा की भी वीडियो बना दी गई हैं, वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। और इस नाटक की एक दूसरे चैनल की वीडियो है जो कि वो रंगमंच की वीडियो है। इस नाटक का मंचन किया गया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है।
अगर आप नाटक पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप इसकी घटनाओं को समझ सकते हैं। इसके बाद कथा एक कंस की वीडियो आएगी और एकांकी की वीडियो भी आएगी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। धन्यवाद।